नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह बात मुझे समझ नहीं आई कि टीम बीजेपी की घोषित हुई है और बयान राहुल गांधी का चल रहा है, खत्म टाटा बाय बाय। खत्म टाटा बाय बाय। क्या वाकई में बीजेपी ने ऐसी कार्यकारिणी बनाई है कि उसे देखकर लोग खत्म टाटा बाय बाय चला रहे हैं? 19 जनवरी 2026 को नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। उनके चुनाव को बीजेपी के भीतर कोलंबस और गैलीलियो की खोज के रूप में देखा गया। एक से एक कद्दावर केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों के रहते पटना के एक विधायक को सीधा अध्यक्ष बना दिया गया। बताया गया कि यह केवल बीजेपी में संभव हो सकता है, यही कार्यकर्ता को ऐसा सम्मान मिलता है। मगर सम्मान मिल जाने के बाद भी अध्यक्ष बने इस कार्यकर्ता को अपनी कार्यकारिणी का ऐलान करने में 7 महीने लग गए। जनवरी से अगस्त आ गया, आधा बीत गया। गनीमत है 7 महीने में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हो गया। यह बात इसलिए बड़ी है क्योंकि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष खोजने में 3 साल लगे थे। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया। उन्हें विस्तार पर विस्तार मिलता रहा। 3 साल लग गए, तब जाकर नितिन नबीन की खोज हुई और उस नितिन नबीन को अपनी कार्यकारिणी खोजने में 7 ही महीने तो लगे, तो देरी कहां हुई? उस हिसाब से नितिन नबीन सुपर फास्ट हैं। आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनते ही असम और बंगाल का चुनाव आ गया, लेकिन 4 मई को इसके नतीजे भी आ गए। तब भी नई टीम के ऐलान में 3 महीने लग गए। यह उस पार्टी का हाल है जो खुद को मशीन कहती है, चुनावी मशीन। जो हाल भारत में मैन्युफैक्चरिंग का हुआ है, भारत की मशीनों का हुआ है, वही हाल भारत की इस चुनावी मशीन का हो गया है। हम किसी भी नए सदस्य की क्षमता और गुणवत्ता की बात नहीं करेंगे, ना मुझे इसकी जानकारी है। यह सब देखना बीजेपी का काम है। जाहिर है कार्यकारिणी के सारे सदस्य नितिन नबीन की तरह ही क्षमतावान होंगे, तभी उनकी टीम में जगह मिली है। एक समय था जब बीजेपी के अध्यक्ष को दिखाकर कहा जाता था कि विपक्ष की किस पार्टी में इस स्तर का अध्यक्ष है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहस कर ले। आज विपक्ष के किस अध्यक्ष से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का मुकाबला हो सकता है, जिनसे नितिन नबीन डिबेट करना चाहें और विपक्षी दल के अध्यक्ष डिबेट का नाम सुनते ही भाग जाएं? मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, प्रशांत किशोर किससे बहस करना चाहेंगे नितिन नबीन? क्या बीजेपी में अध्यक्ष पद का अवमूल्यन हो गया है? जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हो गया, कमजोर हो गया, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमजोर लग रहे हैं? क्या नितिन नबीन की तुलना डॉलर के मुकाबले कमजोर हो चुके रुपए से की जा सकती है? पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं। 2014 से भांति भांति के मंत्रालयों में मंत्री रह चुके हैं। वित्त मंत्री की भी चाह रही होगी। काम तो उन्हें वित्त का ही मिला है, मगर पार्टी में कोषाध्यक्ष का पद संभालना होगा। 2010 से 14 तक पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष थे। मोदी सरकार के आते ही मंत्री बन गए। अब फिर से जहां से चले थे वहीं पहुंचा दिए गए हैं। कोषाध्यक्ष बनने से पहले पीयूष गोयल के पिता भी वेद प्रकाश गोयल लंबे समय तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, मगर कोषाध्यक्ष के पद पर गोयल परिवार का स्वागत करती है। हमारा सवाल है, पीयूष गोयल में ऐसा क्या है कि वे इस बार भी कोषाध्यक्ष बना दिए गए? इतने अनुभवी मंत्री में अध्यक्ष बनाने का गुण नजर नहीं आया। पार्टी में गोयल कोषाध्यक्ष ही क्यों बनाए गए? अगर आप उन्हें इतना ही काबिल बताना चाहते हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या पीयूष गोयल जैसे कोषाध्यक्ष के कारण बीजेपी के पास 6000 करोड़ से अधिक का फंड जमा हो चुका है? बीजेपी को इतना अमीर कोषाध्यक्ष ने बनाया है या इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे फ्रॉड कानून ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था? पीयूष गोयल से ठीक पहले राजेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष थे। उनका क्या योगदान था? उम्मीद है बीजेपी के जानकार पत्रकार राजेश अग्रवाल की अच्छी प्रोफाइल लिखेंगे। हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, आपको भी।
तो चर्चा चल रही है कि पीयूष गोयल क्या मंत्री पद से भी हटा दिए जा सकते हैं। जेपी नड्डा तो जब बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए तब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। 2023 में जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, विस्तार पर अध्यक्ष थे, उसके बाद 2024 में बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। 2019 से पहले वे हेल्थ मिनिस्टर ही थे। तो क्या यह शर्त गोयल पर भी लागू होगी? अगर गोयल को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाता है तो गोयल इस झटके को किस तरह से देखेंगे? जब अरुण जेटली बीमार थे तब 2018 से 2019 के बीच गोयल अंतरिम रूप से वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, मगर 2019 के बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बना दी गईं। गोयल को यह मंत्रालय नहीं मिला। अगर उनके भीतर वित्त मंत्री बनने का कोई सपना था तो लगता है अब अधूरा रह जाएगा। गोयल तो खुद कभी स्वीकार नहीं करेंगे, खुद को पार्टी का सिपाही बताएंगे, और वैसे भी गोयल सभी परिस्थितियों में मुस्कुराते नजर आते हैं। ज्यादातर तस्वीरों में गोयल आपको मुस्कुराते हुए ही दिखेंगे। हम नहीं जानते मंत्रिमंडल में इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्हें वित्त मंत्री के लायक क्यों नहीं समझा गया, कोषाध्यक्ष के पद पर ही क्यों भेजा जा रहा है। कौन यकीन करेगा 2014 के बाद से राज्य मंत्री के रूप में ऊर्जा, खनन, कोयला मंत्रालय संभाल चुके हैं, रेल, वाणिज्य, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं वितरण और टेक्सटाइल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। गोयल अगर कैबिनेट से हटाए जाते हैं तब अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत चल रही है उसे लेकर भी चर्चाएं उठेंगी। 6 महीने हो गए अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातचीत को लेकर। गोयल कई बार अमेरिका गए, यह डील आज तक पूरी नहीं हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के तौर पर गोयल इस बातचीत में मुख्य भूमिका निभाते रहे हैं। इस बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, ना ट्रेड डील अपनी मंजिल पर पहुंच पाई। उल्टा इस दौरान अमेरिका में ऐसा कानून बन गया जिसके तहत रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, ना किसी ने ठोस रूप से कहा है। बस एक सवाल है कि क्या गोयल के हटने में बाहरी ताकतों का भी हाथ हो सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाहरी ताकतों की भूमिका भारत में केवल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और अरुंधति रॉय के लेखों में ही दिखाई जाती है। गोयल के हटाए जाने में बाहरी ताकतों की भूमिका नहीं बताई जाएगी। हो सकता है उनकी अपनी कोई भूमिका रही हो। पिछले साल जुलाई से लेकर अब तक कई बार पीयूष गोयल ने बयान दिया कि अमेरिका से डील पूरी करने को लेकर हम किसी प्रकार की जल्दी में नहीं हैं। सर पर बंदूक तानकर कोई डील नहीं करवा सकता। भारत का हित डेडलाइन से ज्यादा जरूरी है। हम अपना समय लेंगे। भले ही पीयूष गोयल को डील को लेकर जल्दी ना रही हो, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री को इन्हें कोषाध्यक्ष बनाने की बहुत जल्दी रही होगी, तभी अचानक उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया। अगर गोयल को मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो हो सकता है मैं निजी रूप से थोड़ा निराश हो जाऊं, क्योंकि गोयल अकेले मंत्री हैं जो कई बार 10 लाख नौकरियां देने का बयान दे चुके हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी के हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात याद रखते हैं, लेकिन जब गूगल सर्च करेंगे तो पाएंगे कि गोयल ने भी कई बार 10-10 लाख नौकरियां देने के वादे किए हैं, बयान दिए हैं। ऐसे लोग हो सकता है उन्हें कोषाध्यक्ष बनाए जाने की खबर सुनकर आज रात 2 रोटी नहीं खा सकेंगे। गोयल भारत के अकेले मंत्री हैं जिन्होंने कई बार 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। भले नौकरी ना मिले, लेकिन ऐसा मंत्री होना चाहिए जो कभी भी 10 लाख नौकरियां पैदा करने का बयान दे दे। इससे आम जनता में, बेरोजगार युवाओं में सकारात्मकता आती है। 2017 में पीयूष गोयल ने रेल मंत्री रहते हुए कहा, 1 साल में रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां पैदा कर सकते हैं। बतौर वाणिज्य मंत्री फरवरी 2022 में कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक समझौते से कम मिनिमम 10 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। उसी साल सेम ईयर 9 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते के बारे में उन्होंने यही बात डिट्टो कह दी कि इस समझौते से 10 लाख से अधिक रोजगारों के सृजन की उम्मीद है।
2024 का यह बयान भी देखिए। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पीयूष गोयल 10 लाख डायरेक्ट और 30 लाख इनडायरेक्ट नौकरियों के सृजन का वादा कर चुके हैं। वक्त आ ही रहा था, करीब करीब क्लोजर इन बयानों को निकालकर हिसाब मांगने का। लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पार्टी का हिसाब किताब थमा दिया। अगर आप गोयल के इन पुराने बयानों को निकाल कर देखेंगे तो आप भी गोयल की तरह सदा मुस्कुराने लगेंगे। वैसे पीयूष गोयल के पास एक शानदार मौका और है। उन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सबसे अमीर पार्टी के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस पार्टी के पास कई हजार करोड़ का चंदा है। गोयल अगर चाहें तो बीजेपी के गरीब कार्यकर्ताओं को पेंशन दे सकते हैं, उनके लिए एक फंड बना सकते हैं, गाड़ियां खरीदकर बोनस में दे सकते हैं। मूल बात है कि जिस अमेरिका से इतने संवेदनशील मसले पर बातचीत चल रही हो, जो मंत्री इस बातचीत में शामिल रहा हो, उन्हें ही बीजेपी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। चर्चा चल रही है क्या सरकार से भी हटा दिए जाएंगे। क्या बीजेपी को इस वक्त 6000 करोड़ से भी ज्यादा फंड की जरूरत है कि उन्हें पीयूष गोयल जैसा कोषाध्यक्ष ढूंढने से नहीं मिल रहा था। वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, तीरथ सिंह रावत, वैजन जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, सरदार मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रोफेसर नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर, डॉक्टर मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीएल संतोष महामंत्री संगठन है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी, गजेंद्र पटेल, डॉक्टर सतीश पुनिया, संजय भाटिया, हरीश द्विवेदी को महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी चुनाव हार चुके हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। सोशल मीडिया का जिम्मा दिया है जिन लोगों को, उनमें से 2 लोगों ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। क्या कुछ ऐसा है जिसे डिलीट किया जा रहा है, जिनके बाहर आते ही इन सदस्यों को, इन नए सदस्यों को डिलीट करने की नौबत ना आ जाए? तो कम से कम नाम अनाउंस करने से पहले ही इन्हें बता दिया जाना चाहिए था कि पुराना पोस्ट डिलीट कर लीजिए, आपको आईटी सेल में जगह मिलने वाली है। हाल ही में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान का इसमें नाम नहीं है। जब पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को जगह क्यों नहीं मिली? क्या उन्हें ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या अभी कॉकरोच जनता पार्टी के भय के कारण धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत एयरपोर्ट तक ही सीमित रहेगा? राजनीति में कब किसे क्या बनना है, कौन क्या बन जाएगा, कोई नहीं जानता। कभी किसी को खारिज मत कीजिए। बीजेपी की नई टीम को लेकर हमने ट्विटर पर देखा कई पत्रकार दुखी हैं कि इस टीम में कोई जान नहीं है। क्या वही पत्रकार बता सकते हैं इसके पहले जो कार्यकारिणी थी, बीजेपी उसी के दम पर चुनाव जीत रही थी या बीजेपी के चुनाव जीतने में पार्टी से ज्यादा अब किन्हीं और कारणों का ज्यादा योगदान हो गया है? इस बात को ऐसे समझिए, बीजेपी की चुनावी जीत में पार्टी की भूमिका बढ़ी है या घटी है? विपक्ष के गंभीर आरोपों के अनुसार चुनावी जीत में गोदी मीडिया की भूमिका है, ईडी की भूमिका है, अर्धसैनिकों के इस्तेमाल की भूमिका है, वोट चोरी की भूमिका है, एसआईआर की भूमिका बताई जाती है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटरों से वोट का अधिकार छीन लेने की भूमिका बताई जाती है। चुनाव आयोग की भूमिका तरह तरह से बताई जाती है। तब फिर बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी हो, नितिन नवीन हो या नितिन गडकरी हो, क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी ने वोट चोरी पर कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कितने सबूत दिए, आरोप लगाए, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मगर इस तरह की चुनावी जीत ने बीजेपी को ही एक पार्टी के रूप में पार्टी के अलावा कुछ और बना दिया है। उसकी बात कीजिए। क्या आप मेरी बात समझ भी पा रहे हैं? जब तक चुनावी जीत में पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोल रहता है, पार्टी का जैविक विस्तार होता है, लेकिन जब मैनेजर से लेकर मैनेजमेंट के दम पर चुनाव जीता जाने लगता है, हेरा फेरी का आरोप लगने लगता है, तो पार्टी मिस्ड कॉल की सदस्यता से दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी तो बन जाती है, मगर उसका कार्यकर्ता अपनी शक्ति, अपना प्रभाव और अपनी भूमिका खोने लग जाता है। इस गफलत में मत रहिएगा कि यह केवल बीजेपी में हुआ है, यह दूसरे दलों में भी होने लगा है। राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर एक बात कही थी। संघ को राहुल गांधी ने जब बंच ऑफ जोकर्स कहा, तब किसी ने भी उसे लेकर राहुल गांधी की आलोचना तक नहीं की।
ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी सोचिएगा। मगर राहुल का यह बयान जो आप सुनने जा रहे हैं वह बता रहा है कि बीजेपी के साथ साथ बीजेपी को चलाने वाले आरएसएस के साथ क्या हुआ है। आरएसएस भी वह आरएसएस नहीं रहा जैसे बीजेपी वह बीजेपी नहीं रही। चंद उद्योगपतियों के सिस्टम का एक छोटे से पुर्जे का नाम है आरएसएस, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। हिंदी में बोलूं, मेरा कहना है आरएसएस क्या था। आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस, आरएसएस as original force is dead. We are not fighting. They're finished. They're gone. Now, RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. बीजेपी कवर करने वाले पत्रकारों में कई लोग मानते हैं कि जब यही टीम बनानी थी, इतना टाइम क्यों लगा? अव्वल तो बीजेपी को कवर करने वाले पत्रकारों को भी अब बीजेपी की कोई खबर नहीं रहती। किसी को पता नहीं कौन शामिल होगा, कौन हटेगा। अब खबर आ गई है तो इसके बाद सभी इस तरह से विश्लेषण करेंगे जैसे बीजेपी को वही सबसे गहराई से जानते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, यह किसका फैसला था? दूसरे प्रदेशों में भी इसी तरह पर्ची सिस्टम से मुख्यमंत्री तय हुआ, किसी को पता नहीं चला। कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता चुपचाप रहे, रहना ही था, क्योंकि उन्हें एक चीज मालूम है, ईडी उनके घर भी आ सकती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और सदस्यों की संख्या भले लाखों में हो, मगर पार्टी कौन चलाता है, पार्टी कैसे चलती है, यह जानने का अब दावा कोई नहीं कर सकता। कोई बोल नहीं सकेगा कि पर्ची कहां से आई, प्रेसिडेंट कहां से आ गए। क्या वाकई कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है, या पार्टी एक फ्रंट बनकर रह गई है जिस पर बिठाए गए लोग उस फ्रंट के रबर स्टैम्प से ज्यादा नहीं लगते? बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सोचना होगा कि पार्टी के लिए वे जरूरी हैं या नहीं, या फिर विधायक सांसद बनने के लिए, ठेका लेने के लिए उनके लिए पार्टी जरूरी रह गई है। जिस तरह से चुनाव जिताने वाली मशीन हावी होती जा रही है, उसी तरह से यह सवाल बीजेपी के सामने आने वाला है। बीजेपी का कार्यकर्ता 2019 से जेपी नड्डा, नितिन नबीन जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली और प्रखर नेताओं से ऊर्जावान हो रहा है। इसे नहीं मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। अपने विरोधियों को चुप कराते कराते, उन्हें दिमागी नक्सल कहते कहते, अर्बन नक्सल और एंटी नेशनल कहते कहते अपनी पार्टी के मामले में खुलकर बोलना है या नहीं, इसे लेकर बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता कंफ्यूज हो गया है, डर गया है। बीजेपी के भीतर बहुत कम आवाजें सुनाई देती हैं। दो ही बात हो सकती है, बीजेपी के भीतर कोई समस्या नहीं है, या बीजेपी के सांसद इन दिनों रात में खंभों के सामने खड़े होकर अपनी व्यथा बताते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।